नमस्कार, खबरें अभी तक देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नासिर कुरैशी। आज आदमपुर का रिजल्ट आने वाला है और थोड़ी देर बाद रुझान आने शुरू हो जाएंगे। सही 8 बजे, 3 मिनट के बाद सही 8 बजे मतगणना शुरू हो जाएगी और सबसे पहले बैलेट पेपर गिने जाएंगे। शुरू होने वाली है मतगणना, शुरू होने वाली है वोटों की काउंटिंग। मतगणना के लिए 13 टेबल लगाई गई हैं। एक अहम खबर, एक बड़ी खबर, आदमपुर का रण, आदमपुर की परीक्षा और आज आदमपुर का नतीजा। 22 उम्मीदवार चुनाव के मैदान में उतरे थे। 22 उम्मीदवार, 4 पार्टी जिन पर ज्यादा नजर थी सबकी, और खबरें अभी तक पर हम शुरू से, जब से चुनाव शुरू हुआ और आज आपको सबसे पहले सटीक जानकारी देंगे, सबसे पहले रिजल्ट दिखाएंगे। आप बने रहें खबरें अभी तक के साथ। 3 नवंबर को जो परीक्षा हुई थी, आज उसका रिजल्ट आने वाला है। आदमपुर में आज साख किसकी बचेगी, किसकी सियासत हाशिए पर जाएगी और किसकी हाशिए वाली सियासत आगे बढ़ जाएगी, यह फैसला होने वाला है। एक बड़ी खबर, एक अहम खबर, थोड़ी देर में शुरू होगी मतगणना। चंद मिनटों में, सिर्फ 1-2 मिनट में शुरू होने वाली है। 13 राउंड में मतगणना चलेगी। आपको लगातार स्क्रीन पर कौन किस राउंड में आगे है ये हम दिखाते रहेंगे। किस राउंड में किस प्रत्याशी को वोट मिले हैं, कितने वोट मिले हैं, ये आपको दिखाते रहेंगे। और इसके साथ ही आपको सबसे पहले मतगणना की जानकारी। तो बैलेट पेपर की शुरुआत होगी, उसके बाद फिर काउंटिंग शुरू हो जाएगी ईवीएम मशीन के जरिए। कौन जीतेगा आदमपुर का रण, किसके हिस्से में आएगी, और इस वक्त की बड़ी खबर, मतगणना को लेकर शुरू हो चुकी है मतगणना। और इसके अलावा मतगणना केंद्र पर कुलदीप बिश्नोई पहुंचे हैं। सभी जो प्रत्याशी चुनाव के मैदान में थे वो मतगणना केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। भव्य बिश्नोई भी मौजूद हैं। भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं ताकि सब कुछ, जिस तरह से वोटिंग शांतिपूर्ण तरीके से हुई है उसी तरह से मतगणना भी शांतिपूर्ण तरीके से हो जाए, इस पर सबकी नजर है, इस पर सबकी निगाहें हैं। जब कुलदीप बिश्नोई मतगणना केंद्र पर पहुंच रहे थे तो क्या कुछ उनकी तरफ से कहा गया, वो भी सुनाते हैं। स्थापित करने की, अपने आप को दिखाने की, आदमपुर हल्के को, जनता को भी, कि भाई वो जो आशीर्वाद उन्होंने दिया उस पर खरा उतरे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। अपने आप को स्थापित करने की, अपने आप को दिखाने की, आदमपुर हल्के को, जनता को भी, कि भाई वो जो आशीर्वाद उन्होंने दिया उस पर खरा उतरे। आदमपुर का ये रिजल्ट, आदमपुर का ये चुनाव किसके लिए खुशियां लेकर आएगा। और इस वक्त की बड़ी खबर, मतगणना की शुरुआत हो चुकी है। 8 बज चुके हैं, 8 बजे का टाइम था। 13 राउंड में मतगणना की जाएगी और सबसे पहले जो मतगणना होगी वो होगी बैलेट पेपर की। तो एक अहम खबर, एक बड़ी खबर इस वक्त। खबरें अभी तक पर लगातार आपको दिखाते रहेंगे, हर एक अपडेट से रूबरू कराते रहेंगे। सबसे पहले बैलेट पेपर की मतगणना, 14 टेबल, 13 राउंड शुरू हो चुकी है। वोटों की गिनती, आदमपुर का नतीजा आने वाला है। थोड़ी देर में रुझान आने शुरू हो जाएंगे। कौन जीतेगा आदमपुर का रण, क्या कमल खिलेगा आदमपुर में, या फिर हाथ का पंजा मजबूत होगा, या फिर चश्मे की रोशनी बढ़ जाएगी, या फिर हाथ की झाड़ू चलेगी। सवाल बहुत सारे हैं और आज कई उम्मीदवारों की सियासत, उनकी सियासी किस्मत का फैसला वो ईवीएम के बाद सामने आने लगेगा। ईवीएम खुलने लगेंगी। और हमारे साथ हम लगातार बात करते रहेंगे। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक गणेश शर्मा जी जुड़ चुके हैं और वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र सिंह जादौन जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जादौन साहब नमस्कार, गणेश शर्मा जी नमस्कार। अपने आप को परीक्षा का दिन है, आदमपुर हल्के को, जनता को, रिजल्ट का दिन है। वो जो आशीर्वाद उन्होंने दिया। जादौन साहब, आदमपुर का ये उपचुनाव जैसे पहले उपचुनावों के नतीजे रहे उसी तरह से महसूस होता है आना,
या फिर कुछ चौंकाने वाला भी हो सकता है? कुछ चौंकाने वाला भी हो सकता है परिणाम। जी अब ये है कि पिछले 2 विधानसभा क्षेत्रों में जो उपचुनाव हुए वहां तो ये था कि विपक्ष की बड़ी मजबूत स्थिति थी वहां। अब यहाँ ये है कि पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भजनलाल की विरासत का मामला है पूरा जी। और वो जो है कुलदीप बिश्नोई ने कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की, इस्तीफा देकर, इसलिए उपचुनाव हो रहा है। तो वहाँ स्थिति दूसरी है। लेकिन इस बार ये है कि चौधरी भजनलाल की विरासत को थोड़ी चुनौती भी मिलती दिखाई दे रही थी जी। वो इसलिए कि मतदाता का ये कहना था कि विरासत तो समझिए पर विरासत को संभालिए भी जी। तो विरासत को संभालने में वो जो कमियां महसूस कर रहे थे उससे लग रहा था कि इस बार जो है भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर उतरने के बावजूद भजनलाल परिवार या उनके पौत्र के लिए चुनौतियां हैं, कड़ा मुकाबला है। देखिए ये जरूरी नहीं कि वो किसकी हार जीत हो, ये हम तय नहीं कर सकते, लेकिन ये है कि मतगणना में मुझे लगता है कि मुकाबले की स्थिति रहेगी जी। और वो जीत का अंतर जो है बहुत कम वोटों का हो सकता है। तो ये अब परिणाम तो आने वाले ही है और मतगणना शुरू होने ही वाली है। तो चुनौतियां इस तरह से पैदा हो गई कि क्षेत्र के लोगों का ये कहना था कि भाई विरासत तो आप विरासत होने का दावा करते हैं लेकिन विरासत को संभालिए भी। ये आपने तो लगता है कि बिल्कुल सेवाओं में कुछ इस कमियां तरह से आपने कह दिया कि एक कहावत है, कहा जाता है कि बुलंदियों पर पहुंचना बड़ी बात नहीं, बुलंदियों पर ठहरना बड़ी बात होती है। गणेश शर्मा जी मुकाबला तो कड़ा था, इसमें कोई शक नहीं है। और अभी जो भी उम्मीदवार थे, हम चारों की ही क्या बात करें, हम तो पूरे 20-22 उम्मीदवारों की बात करेंगे, सभी अपनी जीत के लिए उतरे थे। किस तरह से देखते हैं आप आदमपुर का जो चुनाव हुआ, जिस तरह से 76% तक मतदान हुआ था, क्या इशारे कर गया है ये चुनाव? नासिर भाई देखो, अगर आदमपुर के बारे में अगर हम विचार करें, जैसे पीछे का इतिहास जो बताता है कि 13 बार जनरल इलेक्शन हुए हैं और 3 बार आपको बाई इलेक्शन हुए, ये चौथा बाई इलेक्शन था। और भजनलाल परिवार की बात करें, भजनलाल परिवार 15 बार चुनाव लड़ा है, 15 की 15 बार भजनलाल परिवार की जीत हुई है, ये पीछे का इतिहास रहा है। लेकिन इस बार जो है वो कुलदीप बिश्नोई का बीजेपी में ज्वाइन करके जी और बीजेपी की टिकट से लड़ना, ये थोड़ा सा हो सकता है कि वहां के लोगों को यूं लग रहा हो कि भाई ये तो विरासत है और हमें ये चाह रहा है कि जहां ये जाए हम वहां चले जाएं जी। और ऐसा थोड़ा सा इस बार मुकाबले में इतना वो नहीं है कि एक तरफा मुकाबला नहीं था इस बिल्कुल बार। सही कहा आपने जी। और इस बार कड़ी चुनौती तो मिल रही है कुलदीप बिश्नोई को भव्य बिश्नोई के स्थापित करने के लिए, कड़ी चुनौती मिल रही है। लेकिन फिर भी देखो जीत जो है वो ऐसा लग रहा है कि जीत कुलदीप बिश्नोई बीजेपी की जीत होगी, यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि हो, लेकिन वोटों का मार्जिन कम ज्यादा होगा जी। वोटों का मार्जिन कम ज्यादा होगा, ये इस तरह की बातें आ रही है पहले से, और ये बिल्कुल सही बात थी कि कोई एक तरफा मुकाबला नहीं था, कड़ा मुकाबला था। आदमपुर से जिस भी वोटर से या इंसान से बात की, आदमपुर के रहने वाले लोगों से, आदमपुर के बारे में जानकारी रखने वालों से, उन्होंने कहा कि हाँ इसमें कोई शक नहीं। जी जी गणेश जी बताइए। हाँ, मैं ये बता रहा था आपको कि इस बार ऐसा तो ठीक है क्योंकि कांग्रेस की जो अपनी फूट है ना वहाँ वो भी सामने आई है। हाँ, कि जो आपका कुमारी शैलजा का और किरण चौधरी का ऐसे देख रहे हैं कि ये लोग इतने डेडिकेट नहीं थे, क्योंकि ये बाप बेटे की भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की और दीपेंद्र हुड्डा की लड़ाई थी, क्योंकि इनको पूरी पावर दे दी गई थी कांग्रेस में इस बार। तो ये भी एक फैक्टर रहेगा कि अगर कहीं थोड़ा सा कमी रहती है कांग्रेस की तरफ से तो ये बात कांग्रेस की तरफ से कमी रहेगी। मतलब आप ये कह रहे हैं राजन जादव कहीं ना कहीं इसको डेंट डालेगी। अगर कांग्रेस इसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा और उदय भान कांग्रेस की तरफ से ये ज्यादा वहां पर इन्वॉल्व थे, बाकी और विधायक भी थे, सभी पहुंचे थे, लेकिन कुछ बड़े चेहरे थे। किरण चौधरी नजर नहीं आई चुनाव में, स्टार प्रचारकों में थी। कुमारी शैलजा वो भी नहीं पहुंची, स्टार प्रचारकों में थी। रणदीप सुरजेवाला वो भी नहीं पहुंचे, स्टार प्रचारकों में थे। श्रुति चौधरी वो भी नहीं पहुंची। तो कांग्रेस के नेता अगर और जोर लगा देते तो और बेहतर हो सकता था उनके लिए।
बाकी परिणाम कुछ भी होगा अभी किसी को नहीं मालूम। हाल ये है, आप ये देखते आ रहे हैं, पिछले 10-12 साल से हम देखते आ रहे हैं कि कांग्रेस पर तो पूरी तरह से भूपेंद्र हुड्डा का ही कब्जा है जी। वो अशोक तंवर रहे तब भी भूपेंद्र हुड्डा ही थे, शैलजा जी रही तब भी उनके भूपेंद्र हुड्डा के कब्जे में ही थी कांग्रेस। तब उन्होंने भूपेंद्र हुड्डा के कब्जे में रहते हुए भी 2 उपचुनाव जीते। तो अब उस गुटबाजी का कितना असर होगा इस चुनाव पर? ऐसे तो जो है कुलदीप बिश्नोई ने भी जननायक जनता पार्टी का जो समर्थन, जो सहयोग और जो उनकी मेहनत उनको मिलनी चाहिए थी वो उन्होंने गंवा दी, क्योंकि उन्होंने उनके नेताओं को आमंत्रित नहीं किया प्रचार के लिए जी। तो उससे उनका भी नुकसान हुआ। जननायक जनता पार्टी के भी तो मतदाता है वहां, बिल्कुल। वो जो है दुष्यंत चौटाला हिसार से सांसद रहे हुए हैं, उनका अपना प्रभाव भी था, लेकिन वो बड़ी देर से पहुंचे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ गए वो रैली में संबोधित करने। वो एक तरह से मुझे लगता है कि उन्होंने जो है, क्योंकि कुलदीप बिश्नोई की तरफ से किस तरह का कोई ऑफर नहीं किया गया, तो उससे उन्होंने सिर्फ औपचारिकता निभाई, ये मुझे लगता है। वो उन्होंने गठबंधन धर्म निभाने की बात तो वो करते रहे जननायक जनता पार्टी वाले, लेकिन वो उन्होंने गठबंधन धर्म निभाया भी, लेकिन जिस मनोयोग से, जिस पूरे मन से जो उनको ताकत झोंकनी थी वो ताकत उन्होंने नहीं झोंकी, तो वो भी तो एक नुकसान है। ये भी एक नुकसान है। गणेश शर्मा जी, ये बात बिल्कुल सही है कि जेजेपी का साथ कितना मिला होगा, जेजेपी के वर्कर्स का, उनके जो वोटर्स हैं वहां पर, उनका रुझान भी बहुत कुछ तय करेगा। इसमें जो आपने एक बात कही थी कि मार्जिन बहुत ज्यादा नहीं रहेगा, और यही बात निकलकर सामने आ रही है अभी तक कि 5 से 10 हजार के बीच में ही हार जीत से फैसला होगा। इस तरह का एक सभी जो राजनीतिक विश्लेषक हैं उनकी तरफ से यह आंकड़ा निकाला गया कि 10 हजार के आसपास ही हार जीत का फैसला होगा, और इसमें जेजेपी का बहुत अहम रोल सामने आएगा। नासिर भाई बिल्कुल ठीक है, जैसे मैंने पहले बताया था कि जो मार्जिन है वो मार्जिन कम रहेगा, लेकिन जीत जो है कुलदीप बीजेपी की जीत होगी। जीत में कोई डाउट नहीं है कि जीतेगा जरूर, भव्य बिश्नोई की जीत होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो रही बात कांग्रेस की फूट की, वो तो सब उजागर है बिल्कुल, कि कहीं न कहीं किसी न किसी भाई की भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जो सुपरमेसी है वो उससे कहीं ना कहीं जो और बड़े लीडर हैं हरियाणा के, वो कहीं ना कहीं पीछे हटते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये बात बड़ा फैक्टर है। और रही बात जैसे कि आपने कहा कि जेजेपी के नेताओं को इन्होंने इनवाइट नहीं किया, ऐसा कुछ नहीं था। जेजेपी के नेताओं भी वोट कुलदीप बिश्नोई के लिए वोट मांग रहे थे, पहले और ऐसी बात नहीं होगी। उनका भी जैसे गठबंधन धर्म उन्होंने निभाने की बात कही और पहुंचे भी, लेकिन जिस मनोयोग से एक समझ में आता है ना, लोगों को भी समझ में आता है, नेताओं को भी समझ में आता है, तो वो चीज कह रहे हैं कि नजर नहीं आई। नहीं, ऐसी बात तो नासिर भाई की ऐसी कुछ नहीं लगा कि ऐसी कोई बात हो कि जेजेपी वहां बाई इलेक्शन से अलग हटती हुई नजर आई, ऐसा कुछ नहीं था। हाँ, देखो आपने देखा होगा कि जेजेपी के जो उप मुख्यमंत्री जी और भी नेता इनके साथ वोट मांगने के लिए गए, और अभी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। मैं एक बार अपने दर्शकों को, हमारे दर्शक इस वक्त हमें देख रहे हैं पूरे हरियाणा के लोग और देश के अलग अलग हिस्सों में, और हमारी ये कोशिश रहेगी कि आपको तमाम अपडेट सबसे पहले देते रहें। कुलदीप बिश्नोई खबरें अभी तक पर क्या बोले हैं, उनकी पत्नी क्या कुछ बोली है रेणुका बिश्नोई, और भव्य बिश्नोई क्या कुछ बोले हैं, और इसके अलावा अलग अलग प्रत्याशियों की तरफ से क्या कुछ कहा जाएगा, वो भी आपको दिखाएंगे। लेकिन एक्सक्लूसिव बाइट आपको सुनाते हैं, एक्सक्लूसिव बयान। नाम का अहम दिन आज परिणाम बहुत बढ़िया रहेगा, और ईश्वरीय कृपा, जनता की कृपा से बहुत बड़े मार्जिन से हम लोग जीतेंगे। सर, पिता भजनलाल जी की समाधि पर वहाँ माथा टेक कर आए हैं, परिवार के सहित आशीर्वाद लेकर आए हैं, किस तरह से आप कह रहे हैं? बिल्कुल, हमेशा हर कोई भी शुभ काम से पहले मैं मेरे पिताजी की समाधि पर आशीर्वाद, शिवालय जाके आशीर्वाद लेता हूँ। दोनों जगह आशीर्वाद लेके आए हैं, अब जनता का आशीर्वाद अंदर। सर, 1968 से भजनलाल परिवार जीतता आया है, क्या कहना चाहेंगे? हालांकि कुछ लोग कह रहे हैं कि डिफरेंस जीत का कम होने वाला है। देखिए, ऐसा नहीं है, डिफरेंस कम नहीं है। हमारा 54 साल का विश्वास लोगों से है। किसी पार्टी की हवा रही हो, किसी की आंधी रही हो, लेकिन आदमपुर हल्के के लोग समझदार लोग हैं और परिवार की तरह हमें वोट डालते हैं। और आज भी दावे से कहता हूँ, ये बात रिकॉर्डिंग रखिएगा कि बहुत बड़े मार्जिन से भव्य बिश्नोई यहाँ से जीतेंगे। तो आदमपुर को लगता है कि मंत्री मिलेगा कोई? ये तो खट्टर साहब जवाब दे पाएंगे। देखिए, इस पूरे चुनाव में शुरू से डे 1 से हमारे जो लड़ाई थी वो हार जीत की नहीं थी, जीत की मार्जिन की थी। और जिस प्रकार से मुझे मेरे आदमपुर के परिवार का आशीर्वाद शुरू से मिला है, मैं आश्वस्त हूँ कि कुछ ही घंटों में आदमपुर की जनता एक बार फिर दिवाली मनाएगी।
एक जीत आदमपुर हल्का दर्ज करने जा रहे हैं और बहुत जल्द परिणाम आपके सामने होगा। जिस तरह से मुद्दे लगे थे, बहुत एक्साइटेड है, बहुत बढ़िया ऐतिहासिक जीत होगी। पिछले बार का हम अपनी जीत का रिकॉर्ड तोड़ेंगे। ऐतिहासिक जीत के दावे किए जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो मतगणना की शुरुआत हो चुकी है। बैलेट पेपर सबसे पहले गिने जा रहे हैं। 13 राउंड में 14 टेबल लगाए गए हैं। 13 राउंड में यहां पर मतगणना होगी और आपको हर पल की अपडेट सबसे पहले हम देते रहेंगे। आदमपुर का यह उपचुनाव बहुत सारे संदेश देकर जाएगा। आदमपुर के उपचुनाव का नतीजा हरियाणा की राजनीति में हलचल को पैदा कर जाएगा। आदमपुर उपचुनाव और आज नतीजे का दिन और उसकी मतगणना शुरू हो चुकी है। 22 उम्मीदवारों ने चुनाव के मैदान में दमखम दिखाया था। 2 पहले से हट चुके थे, किसी और को समर्थन दे दिया था। 20 लोगों के लिए वोट डाले गए। बीजेपी जेजेपी प्रत्याशी भव्य बिश्नोई जीत का दावा कर रहे हैं। जयप्रकाश कांग्रेस के प्रत्याशी वो जीत का दावा कर रहे हैं और साथ में जीत का दावा कोडाराम भी कर रहे हैं, सत्येंद्र सिंह भी कर रहे हैं और जादौन साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। जादौन जी, जयप्रकाश कांग्रेस के उम्मीदवार, उनके आने से लड़ाई काफी दिलचस्प यहां पर हो गई थी। कांग्रेस में यह भी काफी दिन तक आखिरी मूवमेंट पर फैसला हुआ कि हमें फिर जयप्रकाश को उतारना चाहिए। उनको पहले से भी तजुर्बा है यहां से चुनाव लड़ने का। किस तरह से आपने महसूस किया उनका चुनाव प्रचार, यहां से उनकी दावेदारी को? दावेदारी मजबूत है। प्रचार को पहले भी रिप्रेजेंट कर चुके हैं, सेंट्रल मिनिस्टर रहे। अब तमाम जो है कुछ और नेगेटिव बातें कि उन्होंने इस वर्ग के लिए कुछ कह दिया, इसके लिए कुछ कह दिया, पुरानी बातें लोग लेकर आए। लेकिन कांग्रेस ने जो है एक विकास का मुद्दा उठाया। वो ये कहते हैं, कांग्रेस नेताओं ने जो प्रचार किया, वो उनका कहना था कि हजारों करोड़ रुपए खर्च करने का दावा करते ही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार और कुलदीप बिश्नोई की तरफ से दावा किया जाता है। वो कहते हैं भाई धरातल पर कहां है? इसका जवाब जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ठीक से आया नहीं। तो मुझे लगता है कि लोगों को जो शिकायत थी, उस शिकायत की पुष्टि हो रही थी इस तरह से। और कुछ सेंटिमेंटल भी उन्होंने कहा कि उदयवान जी चले गए, वो एससी क्लास से आते हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं एससी क्लास से हूं, इसलिए कुलदीप बिश्नोई ने मेरा विरोध किया। मेरा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने पर उन्होंने विरोध किया। तो कुछ सेंटीमेंट्स पैदा हुए हैं वहां जो एससी क्लास में। तो इससे भी कुछ न कुछ तो डैमेज हुआ है भारतीय जनता पार्टी का। वो तो सत्तारूढ़ होने के साथ ये दावा करते हैं कि भाई ठीक है कि आप आइए, सत्ता में शरीक होइए और विकास और सत्ता का फायदा लीजिए और अपने क्षेत्र का विकास कराइए। ये एक होता ही है। ये तो एलनाबाद में भी इन्होंने मुद्दा बना दिया था। उन्होंने कहा कि अवैध सिंह ने कोई काम नहीं किया और वो जो है विकास हम करवाएंगे। सवाल ये उठता है कि अगर अवैध सिंह ने नहीं किया तो आप तो सरकार चला रहे हैं और आपकी भारतीय जनता पार्टी की इकाइयां भी मौजूद है, तो वो इकाइयां क्या कर रही थी? वो भी तो क्षेत्र को संभाल सकती है। क्या इस भरोसे ही बैठे हुए हैं कि जब उपचुनाव होगा और कोई विपक्ष का उम्मीदवार आएगा तभी इस मुद्दे को उठाया जाएगा? ये तो एक राजनीतिक नैतिकता की बात है कि भारतीय जनता पार्टी को देखने की जरूरत है। अच्छा, लोग भी समझते हैं। एक और बात, इनेलो उम्मीदवार कोडाराम, उनकी दावेदारी कैसी यहां पर नजर आई आपको? और सत्येंद्र सिंह आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार, उनका क्या कुछ लगा हिसाब किताब? सत्येंद्र सिंह जी तो आम आदमी पार्टी से प्रत्याशी हैं। आम आदमी के पार्टी के पास तो एक शिक्षा का मॉडल ही है, वो लेके घूम रहे। वो कहीं सक्सेस होता दिखाई नहीं दिया। पंजाब में ये सोचते हो कि उनके शिक्षा के मॉडल से उनको पावर मिल गई, ऐसा नहीं। मैं आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार, उनका भी बयान आ रहा है, वो भी हम अपने दर्शकों को सुनाएंगे। और जयप्रकाश भी मतगणना केंद्र पर पहुंच चुके हैं, मतगणना स्थल पर पहुंच चुके हैं। सत्येंद्र सिंह क्या कह रहे हैं वो भी सुनते हैं। आशान्वित है कि लोग बहुत अच्छा, जिस तरीके से मतदान किया है लोगों ने, हर्ष के साथ, उल्लास के साथ, जोश के साथ, उसी तरीके का रिजल्ट भी आने वाला है। कुलदीप जी तो कह रहे हैं कि जमानत जब्त हो रही है बाकी लोगों की। देखिए, कुलदीप जी 2019 का चुनाव भूल गए लोकसभा का। उन्हें लगता है कि वही चीजें उन्हें दोबारा बार बार याद आ रही हैं और उन्हीं चीजों से वो परेशान होकर उन्हीं बातों को रिपीट करने का काम कर रहे हैं। बिल्कुल सत्येंद्र जी, जिस तरह से अभी आप यहाँ पर पहुंचे, पूरा आश्वस्त जिस तरह से दिखाई दे रहे हैं। कुलदीप बिश्नोई भी अभी यहाँ पर पहुंचे तो वो कह रहे थे काफी मार्जिन। तो अगर बात की जाए, और जयप्रकाश कांग्रेस उम्मीदवार वो भी आपको नजर आ रहे हैं, सब पहुंच रहे हैं और सबके जीत के दावे हैं, सबके जीत के दावे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं वो भी सुनते हैं।
ये लाइव तस्वीरें तो आप देख सकते हैं कांग्रेस के उम्मीदवार कितने आश्वस्त है अपनी जीत को लेकर? कुलदीप जी बोल रहे हैं तो सभी उम्मीदवारों का कहना है कि जीत हमारी होगी, भव्य जीत होगी। नाम भव्य विश्नोई है बीजेपी जेजेपी के उम्मीदवार का, तो इसलिए इस बार भव्य जीत का सभी इस्तेमाल नहीं कर रहे, वो बीजेपी वाले इस्तेमाल कर रहे हैं। भव्य जीत हमारी होगी, लेकिन भारी बहुमत से जीत होगी, बड़े मार्जिन से जीत होगी, चौंकाने वाले फैसले होंगे। आदमपुर के उपचुनाव को लेकर तकरीबन 1,28,000 वोट पड़े थे, तकरीबन 1,28,000 वोट पड़े। कुल जो वोटर्स थे यहां पर वो थे 1,71,400 के आसपास। उनमें से 1,28,000 तकरीबन वोट पड़े हैं। 76% 75% का आंकड़ा वोटों का ये निकलकर सामने आया 1,30,000 के आसपास। अब इसमें जो हार जीत का मार्जिन जैसे जैसे मतगणना होती जाएगी वो समझ में आता रहेगा, लेकिन जो वोट प्रतिशत था, मत प्रतिशत था, उस लिहाज से आजादौन साहब ये कहा जा रहा है कि इससे थोड़ा सा ये समझ में आ रहा है कि हार जीत का जो आंकड़ा रहेगा वो बहुत कम रहेगा। और एक बात ये भी आई थी जादौन साहब की वोट ऐसे क्षेत्रों में बहुत ज्यादा मतदान हुआ था जहां पर विश्नोई परिवार का प्रभाव था, तो उसका फायदा विश्नोई परिवार को मिलेगा। कई बार यह भी कहा जाता है कि जब भी मत प्रतिशत बढ़ता है, वोट डालने का मामला ज्यादा नजर आता है, तो बदलाव का वो एक संकेत होता है। तो ये बात कितनी सच है कि अगर मतदान ज्यादा होता है तो बदलाव का ही संकेत है? की जो स्थिति है, उसकी जो धारणा थी कि वो बदलाव का संकेत है, ये जरूरी नहीं है। अब वो ये धारणा बदल चुकी है। बिल्कुल ये है कि कई बार ऐसा होता है कि एवरेज से ऊपर मतदान हो जाता है, तो ये भी है उसका ये भी प्रमाण आया है कि जो मौजूदा नेतृत्व है उसके प्रति विश्वास बढ़ने के कारण लोगों ने अधिक मतदान किया। तो इस तरह का है, तो ये कोई फैसला नहीं कर सकते कि इसके आधार पर कि मतदान का प्रतिशत बढ़ गया तो ये जो है बदलाव के फेवर में जा रहा है, ये जरूरी नहीं है। लेकिन बदलाव हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये तो देखिए चुनाव नतीजे मतगणना से आएगा, लेकिन क्योंकि क्षेत्र में कड़ा मुकाबला दिखाई दे रहा था, नेगेटिव पॉइंट्स भी थे, कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स भी थे, कांग्रेस की अपनी कमियां भी थी, उधर इनकी भी कमियां थी, तो सब मिला के एवरेज ये है कि कड़े मुकाबले की स्थिति थी। तो बदलाव ये जरूरी नहीं कि एवरेज से अधिक मतदान जो ट्रेडिशनल तरीके से जो परसेंटेज आता रहा उससे ऊपर मतदान हो गया तो बदलाव हो ही रहा है, ये जरूरी नहीं है। लेकिन ये है कि मुकाबला कड़ा है और मुकाबले की स्थिति में कुछ भी हो सकता है, मार्जिन कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल मुकाबला कड़ा है और मुकाबला बड़ा भी है, मुकाबला कड़ा भी है। बैलेट पेपर की गिनती चल रही है और 8:30 बजे मेरे पास जानकारी आई है कि 8:30 बजे पोस्टल बैलेट के पेपर की जो गिनती है वो तो चल रही है। अब 8:30 बजे ईवीएम खुलना शुरू हो जाएगी और ईवीएम से भी वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी और 11 बजे तक 12 बजे तक ये लगभग क्या जादौन साहब तय माना जाए कि पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि आदमपुर का सिकंदर कौन? जादौन साहब। हाँ जी, हाँ देखिए ये दोपहर तक हो जाएगी क्योंकि 13 राउंड आप बता रहे हैं, तो आप देख लीजिए कि एक राउंड में कितना टाइम लगता है जी, उस हिसाब से एवरेज निकाल लीजिए। तो ये है। अब कांग्रेस ने भी पूरी ताकत झोंकी थी और उन्होंने अपने जाति समीकरणों को भी सेट किया था, तो अब उस हिसाब से जो है अभी ये है कि चुनाव से पहले कई विश्नोई समुदाय के प्रमुख लोग जो है कांग्रेस में आ गए थे। तो ये भी तो एक संकेत था कि विश्नोई समुदाय जो जिसको ये माना जाता है कि वो भजनलाल जी के साथ ही होगा, उनकी विरासत के साथ ही रहेगा, तो आखिर में ये टूटन क्यों हुई, इस पर गौर करने की जरूरत है। ये होता है कि जब लगातार एक विश्वास हो जाता है ना नेता को कि यहाँ तो सब कुछ मेरा ही है और ये बदलना नहीं है, तो फिर वो लापरवाह भी हो जाता है। तो हो सकता है कि इस बार जो है मतदाता जो है कुछ ऐसा सबक दे दे कि भाई आप जो है ये लेसन भी पूरा कीजिए, कुछ होमवर्क भी किया कीजिए। इधर की पॉलिटिक्स अपना पद हासिल करने के लिए जोड़ तोड़ और बगावत और उपचुनाव, एक मुद्दा ये भी चला कि आपने उपचुनाव थोप दिया क्योंकि आपकी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा थी। अच्छा, एक बात ये भी आई, एक बात ये भी हो रही थी कि कांग्रेस ने आदमपुर के साथ, खासतौर से भूपेंद्र सिंह हुड्डा आदमपुर के साथ
और भेदभाव BSP, किया तो वहां पर फिर अलायंस भी लोगों आपके ने ये टूट भी गए। कहा कि तो क्षेत्र को भजन क्या मिल लाल रहा भी है? तो कांग्रेस की ही तो। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, अपने दर्शकों को हम बता दें, इनेलो उम्मीदवार कुलड़ाराम भी पहुंच चुके हैं मतगणना केंद्र पर। चारों उम्मीदवार सभी पहुंच चुके हैं, सभी के सभी। क्या कुछ कह रहे हैं कुलड़ाराम, वो भी आप सुन लीजिए। अच्छा रिजल्ट आज को लेकर देखिए, बड़े प्यार के साथ हल्के ने मुझे प्यार दिया। बाकी हमारे मुद्दा था विकास का, विकास के ऊपर जो हमने वोट मांगा, मुझे उम्मीद है बहुत अच्छा रिजल्ट है। आज को लेकर देखिए, बड़े प्यार के साथ हल्के ने मुझे प्यार दिया। बाकी हमारे मुद्दा था विकास का, विकास के ऊपर जो हमने वोट मांगा, मुझे उम्मीद है बहुत अच्छा रिजल्ट है। आज को लेकर देखिए, बड़े प्यार के साथ हल्के ने मुझे प्यार दिया। बाकी हमारे मुद्दा था विकास का, विकास के ऊपर जो हमने वोट मांगा, मुझे उम्मीद है बहुत अच्छा रिजल्ट है। आज को लेकर देखिए, बड़े प्यार के साथ हल्के ने मुझे प्यार दिया। बाकी जीत के दावे कर रहे हैं इनेलो उम्मीदवार कुलड़ाराम भी कह रहे हैं कि वो जीतेंगे। आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार सत्येंद्र सिंह कह रहे हैं कि वो जीतेंगे। कांग्रेस के उम्मीदवार जयप्रकाश कह रहे हैं कि वो जीतेंगे। और भव्य बिश्नोई बीजेपी जेजेपी के उम्मीदवार कह रहे हैं कि वो ही जीतेंगे। थोड़ी देर में पता चल जाएगा कि आदमपुर की जनता ने किसके सिर पर जीत का सेहरा पहनाया है, किसको जीत का हार पहनाया है और किसको हकीकत वाली हार से रूबरू कराया है। लेकिन आदमपुर का यह रण बहुत ही दिलचस्प रहा। आदमपुर में बहुत सारी बातों का जिक्र हो रहा था। बात यह भी हो रही थी कि उपचुनाव थोप दिया गया है। बात यह भी हो रही थी कि यह मौका मिला है सत्ता से जो बनवास था उसको खत्म करने का और आदमपुर के विकास का। बात फिर यह भी थी कि क्या विकास के लिए सत्ता पक्ष का होना ही जरूरी है? क्या विपक्ष के विधायकों का विकास नहीं होता? तो सरकार का यह कहना है कि नहीं, हम सबका साथ सबका विकास करते हैं, सबको साथ लेकर चलते हैं और समान विकास करते हैं। राजन यादव जी, ये बात भी वहां पर चर्चा की बात काफी चली थी और इस पर भी काफी चर्चा हुई, क्योंकि कुलदीप बिश्नोई बार बार ये कह रहे थे कि देखिए मुझे आदमपुर का विकास कराना है और इसलिए ये फैसला जरूरी था। और उन्होंने तो यहां तक कह दिया था कि मुझसे लोग कह रहे थे कि जिंदगी में सबसे बेहतरीन फैसला यही है कि कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए आप। भारतीय जनता पार्टी को भी तो साबित करना चाहिए। वो कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, वो इस तरह के जो है नारे हैं वो नारे साबित होने चाहिए। वो ये कहते हैं कि क्षेत्रीय आधार पर पहले फैसले होते थे विकास के और बड़ा भेदभाव होता था, किसी क्षेत्र में पैसा इन्वेस्टमेंट और विकास की गतिविधियां ज्यादा होती थी, किसी क्षेत्र को उपेक्षित छोड़ दिया जाता था। तो आखिर में फिर ये विकास का तो जो मुद्दा भारतीय जनता पार्टी बना नहीं सकती। सवाल ये है कि आप जो है पिछले एक टर्म से अब आप पूरे 8 साल पूरे करने 10 साल पूरे करने वाले हैं। अब 8 साल आपके पूरे हो चुके हैं। 8वीं सरकार का जो है सत्ता में आप 8वीं वर्षगांठ मना चुके हैं। तो आपको देखना है कि हमने अपने नारे पर कितना खरा उतरते हुए काम किया। सबका साथ सबका विकास, पूरे हरियाणा, और हरियाणा एक हरियाणवी है। तो फिर आपने आदमपुर को हरियाणवी या हरियाणा में क्यों नहीं माना? अगर वो विकास में पिछड़ रहा है या इलाहाबाद पिछड़ रहा है या बड़ौदा पिछड़ रहा है, वो विपक्ष का प्रतिनिधि है, तो इस आधार पर आप भेदभाव नहीं कर सकते ना, क्योंकि आपने कहा है कि हरियाणा एक हरियाणवी है। तो ये दोहरी बातें, ये दोहरी चालें नहीं चलेंगी। देखिए देर सवेर फिर क्या होता है, कांग्रेस ने लंबे समय तक शासन किया देश पर, कहीं ना कहीं कमियां लोगों की स्मृति में जो है उनका संग्रह होता गया और आखिर में 2014 में कांग्रेस साफ हो गई देश में। और देखिए कि उस चुनाव से पहले इनको एहसास था पूरा। गुलाम नबी आजाद अब अलग पार्टी बना के बैठ गए। उन्होंने वो संगरूर आए थे एक कैंसर हॉस्पिटल का शिलान्यास करवाने, उसमें राहुल गांधी भी थे। उन्होंने कहा कि हमें पता है कि हम नहीं वापसी कर रहे, लेकिन हमने बहुत काम किया है। तो ये एहसास इनको, जो पावर में बैठे हुए लोग हैं, उनको सब होता है एहसास कि आखिर में जनता क्या फैसला करने वाली है। जनता क्या फैसला करने वाली है और जनता का फैसला ही सबके लिए महत्वपूर्ण होता है। और जनता, आदमपुर की जनता क्या फैसला करेगी, ये बहुत महत्वपूर्ण है। मतगणना चल रही है, खबरें अभी तक पर आपको हर अपडेट से रूबरू कराते रहेंगे वक्त वक्त पर। सबसे पहले 1 मिनट से पहले
एक छोटा सा ब्रेक है, 1 मिनट से पहले वापस लौट रहे हैं।